नमस्कार, मैं सुजल दवे। कोरोना की महामारी उफान पर है। चारों ओर त्राही त्राही मची है। ऐसे में संक्रमित लोग बेड और इलाज ढूंढने अस्पतालों की ओर भागते हैं। तब पता चलता है जिस विकास मॉडल को आईना हमें दिखाया गया था वो आईना नहीं था, वो तो केवल एक अक्स था जो आज बेनकाब हो चुका है। सरकारें कोई भी हो, खुल के तो नहीं पर परोक्ष रूप से हाथ ऊपर कर रही है। बस आपकी उम्मीद तब तक है जब तक आप इनके इशारों को न समझे। कुल मिला के अब आपको आत्मनिर्भर बनाया गया है और आपको बनना भी पड़ेगा। आपको खुद बेड ढूंढना है, इलाज ढूंढना है, ऑक्सीजन ढूंढना है और रेमडेसिविर भी ढूंढना है। ऐसे में आपके जहन में स्वाभाविक रूप से सवाल आता है कि कोरोना अगर हुआ तो जाएंगे कहां। सबसे पहले याद रखिए, कोरोना महामारी है, आपके मौत का फरमान नहीं। अगर आप सतर्क रहेंगे, डॉक्टर की सभी सूचनाओं को मानेंगे तो बीमारी को हरा के वॉरियर बनेंगे। मेरे सहयोगी अवधेश त्रिवेदी ने एक सर्वे करके खोज निकाला है कि कैंसर के मरीज कोरोना की वैक्सीन लेने से परहेज रखते हैं। कान, नाक और आंख जैसी बीमारी से जूझ रहे मरीज वैक्सीन लेना नहीं चाहते। मेरे ख्याल से ये सारे मरीज बेवजह डर रहे। फिर भी इन मरीजों को क्या करना चाहिए, हम कोरोना से कैसे बचे, क्या खाए, क्या पिए, कोरोना से ठीक होने के बाद क्या किया जाए, आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं। और इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है ईएनटी सर्जन डॉक्टर राकेश पाठक, जो हाल में ऐसे ही मरीजों को कोरोना से लड़ने के लिए मदद कर रहे हैं। डॉक्टर पाठक मरीजों को इलाज में इतने व्यस्त है कि इस चर्चा में आना ही नहीं चाहते थे। मैं दिन भर मनाता रहा, तब आखिरकार शाम 4 बजे तैयार हुए। आपका स्वागत है डॉक्टर पाठक। थैंक यू सुजल भाई, थैंक यू। पाठक साहब, थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा मेरे दर्शकों के लिए, जो मेरे सहयोगियों ने जो सर्वे किया है, जो खंगाले है कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट और कुछ लोगों से बात की है, में एक गंभीर मामला सामने आया है कि कैंसर के जो मरीज होते हैं ज़्यादातर वो वैक्सीन लेने से डर रहे। वो ऐसा कह रहे हैं कि इसके साइड इफेक्ट जो होंगे वो हमारी बॉडी झेल नहीं पाएगी, इसलिए हम वैक्सीन से दूर रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार जोर लगा रही है कि अगर कोरोना को हराना है तो वैक्सीन आप जरूर ले। वैक्सीन ही एक हमारे पास हथियार है जो कोरोना को हरा सकता है। इस परिस्थिति में जो मरीज है कैंसर का, जो ठीक हो चुका है, वो असमंजस में है। आपके माध्यम से मैं उसका मार्गदर्शन चाहता हूं। सुजल भी ऐसा है कि आपने बोला कि जैसे कोरोना में ये जो मरीज जो होते हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, तो जो पेशेंट होते हैं अगर वो ठीक हो गए हैं और कैंसर है भी, तो वो इम्यूनाइजेशन के लिए अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। हम्म। ऐसा कई हमने देखा है कि जैसे कोई भी अगर कीमोथेरेपी चलती है, रेडियोथेरेपी चलती है, कहीं स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन या बोन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, और कभी कभी उसकी वजह से इम्यूनिटी पावर थोड़ी उनकी डल हो सकती है, लेकिन वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। इस दुविधा में मत पड़िए कि कैंसर के पेशेंट को वैक्सीन नहीं ले सकते, जरूर लेना चाहिए। और आप डर निकाल दो, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप डर निकाल दो, वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। ठीक है। लेकिन डॉक्टर की सलाह साथ में ले ले। अगर लिम्फ नोड कोई भी अगर गांठ होती है, अगर बढ़ती है, लिम्फ नोड होती है, ल्यूकेमिया जैसे कैंसर्स होते हैं, तो अगर कई गांठ थोड़ी होती है, अगर उस समय आप ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं वैक्सीन लूं तो वो बढ़ सकती है, जी। लेकिन ये लेने से पहले आपको आपके डॉक्टर को पूछ लेना चाहिए। लेकिन वैक्सीन तो जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपके बारे में जो अध्ययन किया है तो कुछ चीज़ें खुलकर मेरे सामने आई है। थोड़ा उस पर जाने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि ईएनटी सर्जन है आप, खास करके आँख, नाक और कान के इलाज करते हैं। आपके पास अभी जो मरीज आते होंगे, जो आँख की बीमारी से पीड़ित होगा, कान की बीमारी से पीड़ित होगा, मुंह की बीमारी से पीड़ित होता है, और जहां तक कोरोना को पहचाना गया है यही 3 रास्ते हैं। कान तो नहीं अभी डिक्लेयर हुआ है, लेकिन नाक और मुंह, जिसके जरिए कोरोना फैलता है, लोग संक्रमित होते हैं। तो आप इस वक्त अपने मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं? सुजल भाई, हम अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं क्योंकि जो मेन सोर्स जो होते हैं वायरस का, वो इधर नेजल कैविटी होती है,
या ओरल कैविटी होती है, नाक या मुंह से चलते हैं, अंदर जाते हैं। हम्म। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने पेशेंट्स को जरूर देखते हैं, लेकिन विथ प्रिकॉशन, हम्म। पूरी प्रिकॉशन के साथ हम अपने पेशेंट्स को देखते हैं। हम्म। लेकिन अभी 90% ऑफ द पेशेंट्स इन ईएनटी हम्म। जो सिम्टम्स आते हैं, दैट हम्म। इज हमें भी थोड़ी जैसे सरप्राइज होती है कि जो उनके जो सिम्टम्स होते हैं अभी भी ईएनटी में। हम्म। जैसे मैं आपको बताऊं हम्म। कि कभी कभी आते हैं कि नाक में छोटे शायद 21 ईयर्स का एक पेशेंट था, तो हम्म। सिर्फ नाक में से ब्लीडिंग होता था कभी कभी, उसको हम्म। कोई कंप्लेन नहीं थी। हम्म। तो वो देखने के बाद मुझे लगा कि शायद ये सिम्टम्स में मुझे ब्लड रिपोर्ट्स पहले, क्योंकि आरटीपीसीआर भी हम पहले शुरुआत में नहीं करवाते, हम्म। हम्म। पहले हम रूटीन मार्कर्स करवाते हैं, उसमें पता चलता है। तो हमारे अभी नाक, कान और गले में ऐसे सिम्टम्स है जो हमने कभी ऐसे देखे नहीं है, जो कोरोना वायरस के साथ अभी एसोसिएटेड है। हम्म। जैसे कि नाक में हम जब देखते हैं तो वो पेशेंट्स पॉजिटिव होते हैं, हमारे पास ऐसे कंप्लेन से आते हैं जैसे नेजल ब्लॉकेज, और कभी कभी सामान्य नाक में से पानी आता है। डॉक्टर साहब, ये तो पहले भी आता था, ओके। लेकिन वो नाक में से पानी आना, हम्म। कभी कभी नेजल ब्लॉकेज होना, हम्म। फाउल स्मेलिंग आना, हम्म। सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट, सबसे जो 2-3 दिन बाद दिखाई देती है, वो हम्म। नाक में से स्मेल चली जाना, जैसे हम्म। एनोस्मिया बोलते हैं। हम्म। फिर नाक में हम जब देखते हैं फाइंडिंग में, तो कभी कभी ब्लीडिंग तो होता है, लेकिन कभी सेप्टल यानी कि नाक का पर्दा कभी कभी बीच में से फटा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड सेप्टल परफोरेशन। हम्म। और स्मेल चली जाती है। हम्म। फिर अभी जो कॉमन डिसीज है कोरोना वायरस में, दैट इज म्यूकरमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन, वो हम्म। हम नाक में बहुत देखते हैं। अभी तो खैर ज्यादा बढ़ गया है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली इन अ डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो। और हम्म। फिर थ्रोट में दिखते हैं तो कभी कभी सिर्फ बोलते हैं कि सर मुंह में सिर्फ चांदे हैं, छाले पड़ गए हैं। हम्म। इन दैट केसेस ऑल्सो कोरोना इज पॉजिटिव। वी आर लिटिल बिट सरप्राइज्ड कि हम्म। ऐसा क्यों होता है। हम्म। नाक में जैसे बोला, वैसे गले में स्टोमेटाइटिस यानी कि अल्सर या छाला, बाल्डनेस ऑफ टंग यानी हम्म। टंग के ऊपर जो एक प्रकार का कोटेड या जो भी थोड़ा बहुत उसमें छील जाना, हम्म। सामने फेरिंग्स यानी कि दीवार पे सूजन आना, हम्म। ये सब चीज हम देखते हैं जो पॉजिटिव होती है। वील सी द पेशेंट्स बिकॉज ऑफ, ये हमारी ड्यूटी है और हमें ये करना चाहिए, तो हम पेशेंट को देखते हैं और पेशेंट को सब समझाते भी है, और फिर हम उसका रिपोर्ट पूरा कॉन्फिडेंस में लेके करवाते हैं। और करवाने के बाद 80-90% पॉजिटिव ही आते हैं। हम्म। वैसे कान में आपने बोला कि कान में अभी हमने प्रूव नहीं किया, लेकिन हमने देखा है कि यह डिस्चार्ज में भी कभी कभी, क्योंकि नाक, कान और गला दे आर इंटरनली कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो नाक में से सर्दी की शुरुआत होने से इन्फेक्शन कान में चला जाता है, कान में से डिस्चार्ज आता है, एंड वी आर लिटिल बिट सरप्राइज उसमें कोरोना या कोविड पॉजिटिव होता है। ओके। अच्छा, एक चीज मैंने गौर फरमाई है, मैंने जो अध्ययन किया अभी तक मेरे सामने आई है, कई मरीज मैंने डॉक्टर साहब ऐसे देखे कि जिसने आरटीपीसीआर कराया वो नेगेटिव था, फिर भी उसमें कोविड के लक्षण पाए गए। तो यहां से एक सवाल खड़ा हो जाता है कि या आरटीपीसीआर टेस्ट गलत हो रहा है, या गलत तरीके से हो रहा है, या कोविड के कई नए लक्षण हमारे सामने आए। मैं थोड़ा आपके माध्यम से अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूं। ऐसा है सुजल भाई कि हाँ। आरटीपीसीआर तो यूजुअली 70% हम समझते हैं, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन हम्म। क्या होता है हमारे नाक में, कभी कभी प्रॉपर हम्म। जब वो स्वॉब अंदर लेते हैं, नाक में हम्म। अंदर डालते हैं स्वॉब, तो कभी कभी वो अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन की वजह से वहां तक निजोफेरिंक्स में पीछे नहीं पहुंच पाती। ठीक है। तो उसकी वजह से इट मे कम नेगेटिव, सम एरर इफेक्ट में अकर। हम्म। तो ऐसा नहीं है, कई लोगों पेशेंट्स रहते होते, आज सपोज के कोई सिम्टम्स स्टार्ट हुआ कि नाक में हम्म। से सर्दी चालू हो गई, या तो फिर थोड़ा गले में सोर थ्रोट या गले में दर्द हो गया, तो अपने आप दूसरे दिन आरटीपीसीआर पॉजिटिव करने चले जाते हैं। हम्म। लेकिन हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आता है, लेकिन आफ्टर 4 डेज इट हम्म। बिकम्स पॉजिटिव। हम्म। तो हम लोग वही बोलते हैं कि पेशेंट को तुरंत जाके आरटीपीसीआर नहीं करवाना चाहिए, जस्ट वेट। हम लोग देखते हैं, हमें लगता है तो वी विल गो फॉर द ब्लड टेस्ट, द हम्म। ब्लड मार्कर्स, और वो हम्म। ब्लड मार्कर्स को ऑब्जर्व करते हुए हम उनको बोलते हैं कि पहले घर जाके आइसोलेट हो जाओ। हम्म। और आइसोलेट होने के बाद जस्ट हमारे कांटेक्ट में रहो थ्रू द व्हाट्सएप। गो हम्म। फॉर द ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स करवाओ। ब्लड रिपोर्ट्स में हमें कुछ चेंजेस लगता है
तो हम बोलते हैं आप घर जाके अपना रूटीन आइसोलेशन करके आप ऑक्सीजन सेचुरेशन टेम्परेचर का एक चार्ट बनाओ और हमें भेजो। हम्म। थ्रू द व्हाट्सएप हम वो देखते रहते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं। और उसके बाद में 3 दिन के बाद वो बीच बीच में हमें हर रोज लिखते हैं कि इतना है टेम्परेचर चार्ट सब भेजने के बाद हम देखते रहते हैं। अगर सिम्टोमेटिकली वो बढ़ता है देन विल 3 या 4 दिन के बाद आरटीपीसीआर करवाते हैं। कभी कभी आरटीपीसीआर, ये जो डबल म्यूटेंट वायरस है, कभी कभी ऐसा होता है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ सकता है, तो हम लोगों को सिम्टम्स 100% कोविड के ही लगते हैं। तो फिर वील गो फॉर द एचआरसीटी थोरेक्स। एचआरसीटी थोरेक्स मार्कर है कि कभी कभी उसमें 15 स्कोर आता है, कभी 10, या तब तक आरटीपीसीआर कभी कभी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग जी, पहले जी, दिन जी, पे आरटीपीसीआर करने की एडवाइस नहीं देते। ठीक है। एचआरसीटी की जो बात निकली है उस पे से एक बात आई है कि बीच में एक अध्ययन आया था कि एचआरसीटी कराना मतलब आपके शरीर के ऊपर 300 जो एक्सरे हो जाए उतना शरीर को डैमेज करते हैं, और कई लोग एचआरसीटी से भागते नजर आए। जबकि वायरस का एक्चुअल इस वक्त क्या स्टेटस है, वो आपके फेफड़े को क्या डैमेज कर रहा है, फेफड़े में पहुंचा है नहीं पहुंचा है, ये जानने का अभी तक जो एकमात्र तरीका है वो एचआरसीटी है। तो ये जो अध्ययन आया है उसमें कितनी सच्चाई और किन मरीजों को एचआरसीटी कराना चाहिए? यूजुअली ऐसा होता है कि एचआरसीटी थोरेक्स एक्स आप बोलते रेडिएशन ज्यादा होता है, लेकिन एचआरसीटी थोरेक्स की जरूरत है। वो डीमार्केशन लाइन है, हमें पता चलता है कि एचआरसीटी थोरेक्स में कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, लंग्स के ईच लोब के अंदर कितना इन्वॉल्वमेंट है और कितना स्कोर है। कभी कभी मैंने अभी आपको बोला कि आरटीपीसीआर नेगेटिव होता है और हम एचआरसीटी, मेरे यहाँ बहुत मरीज आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, जो हम देखते हैं तो एचआरसीटी थोरेक्स में स्कोर ज्यादा होता है। और कभी कभी सिम्टम्स इतने नहीं होते, और जब सिम्टम्स बढ़ते हैं तब कभी एचआरसीटी थोरेक्स करवाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं। ठीक। तो एचआरसीटी थोरेक्स मार्कर है और वो करवाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत करवाओ। जस्ट वेट एंड वॉच, एज द सिम्टम्स प्रोसीड आप करवा सकते हैं, लेकिन एचआरसीटी नहीं करवाना, रेडिएशन लगेगा, ये चीज मैं नहीं मानता। अच्छा ठीक है। दूसरी एक चीज सामने आ रही है, अभी जो पहला स्ट्रेन था हमारे पास पिछले साल 2020 में, उससे 2021 का स्ट्रेन थोड़ा अलग आया है। आप इन कोरोना के वायरस में आप क्या गंभीरताएं आपने अध्ययन की है? पहले जो 2020 का जो वायरस था, उसमें सिम्टोमेटिकली पेशेंट अगर अपने आप होम क्वारंटाइन में रहता है तो प्रोबेबली एडमिशन और ऑक्सीजन सैचुरेशन में इतनी कमी और इतना जल्दी इफेक्ट होना ये नहीं होता था। ये 2021 में डबल म्यूटेंट का जो स्ट्रेन है वो काफी गंभीर और काफी जल्दी स्प्रेड होता है कई पेशेंट्स में। है कि पहले जो था उसमें, अभी देखो ना, लास्ट ईयर में हमने म्यूकरमाइकोसिस केसेस देखे थे। इस साल ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस का केसेस हो रहे हैं, ज्यादा ये जो मैंने बोला नोज और थ्रोट का केसेस जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, स्प्रेड ज्यादा हो रहा है, जल्दी हो रहा है। सडन 5 या 7 दिन के अंदर पेशेंट को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये स्ट्रेंथ थोड़ी, हाँ। अच्छा, मैंने एक चीज गौर की है, कई मरीज ऐसे हैं जो या तो कोविड में 8 या 10 दिन निकाल चुके हैं या तो हाल ही में ठीक हुए हैं। छोटी मोटी परेशानी होने पर भी वो सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जाना चाहिए, मैं ना नहीं कहता हूं, सरकार भी कहती है और आप लोग भी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी आपको शिकायत होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर का संपर्क करें। लेकिन मेरा सवाल ये है, मरीजों को इन हालात में जब कोविड चारों ओर स्प्रेड हो चुका है, हमें डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर 18-18, 19-19 घंटे काम कर रहे हैं, वहां छोटी सी बीमारी को लेकर सतर्कता बरत के डॉक्टर के पास जाना चाहिए या ना जाना चाहिए, या किन परिस्थितियों में जाना चाहिए? थोड़ा आपसे मैं जानना चाहता हूं। देखो, मैं भी अभी करीबन पूरे दिन में 16 या 17 घंटे काम करता हूँ, वीडियो कंसल्टेशन भी बहुत करता हूँ। मेरे पेशेंट्स बहुत है जो वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से या कोरोना ट्रीटमेंट, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोई पेशेंट पैनिक ना हो। अगर वो कोई भी तरह से पॉजिटिव आता है
तो पहले पैनिक ना हो, या यहाँ और वहां कुछ सोशल मीडिया कुछ देख के अगर मेरा कुछ ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा मत समझे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज पॉजिटिव एटीट्यूड रखे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज पूरा आइसोलेशन में चले जाए। अगर सिम्टम्स घर में भी स्टार्ट होते हैं, जैसे थोड़ी सर्दी होना, खांसी होना या बुखार जैसा लगना, फीवरिश लगना, बॉडी एक लगना या हेडेक लगना, अगर कुछ भी लगता है तो पूरा आइसोलेट हो जाओ ठीक और है। अपने कोई भी डॉक्टर को फोन पे या व्हाट्सएप ये वीडियो कॉल करके आप कंसल्टेशन कर लो और पूरा समझ लो कि आपको कैसे जाना है और कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक। हमारे यहाँ कई पेशेंट्स आते हैं 7 या 10 दिन में अपने आप आरटीपीसीआर करवा लेते या नहीं करवाते, फिर बोलते हैं सर 2-3 दिन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आज भी मेरी ओपीडी में ऐसा पेशेंट आया था, 10th डे मुझे बताने आया था। मैंने बोला कोई अपने ब्लड रिपोर्ट्स करवाए तो कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था इसलिए मैं निकल गया। तो अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन करके पूरी तरह से ट्रीटमेंट करके उनको सही रास्ता बताने के बाद ही वो बाहर निकले। या तो फिर ये कई लोगों को ऐसा होता है कि बोलते हैं कि मैंने एक वैक्सीन तो ले ली सर, तो मुझे फिर से क्यों हुआ। तो हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपने एक वैक्सीन ले लिया यानी कि आप पूरा फ्री हो गए कि अब मुझे कुछ नहीं होगा और कैसे नहीं होगा। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, 2 मास्क पहनने चाहिए क्योंकि इट इज एयरबॉर्न, तो अभी एयरबॉर्न में ज्यादा है तो मास्क पहनने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीन लेने से पूरी तरह से आप 100% इम्यूनाइज हो जाते हैं ऐसा नहीं है। आपको आपकी प्रिकॉशन रखनी। इवन 2 वैक्सीन लेने के बाद भी मेरे पेशेंट से जो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन वो कई तरह से अपनी चूक करते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे फिर से क्यों हुआ। 2 वैक्सीन लेने के बाद भी आपको 15 दिन तक पूरी तरह से ध्यान रखना होता है। ठीक। तो ये सब चीज समझना पड़ता है। हम पूरा ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखते हैं और फिर रिपीटेडली ब्लड रिपोर्ट्स, इफ नीडेड एचआरसीटी थोरेक्स, आरटीपीसीआर 4 या 5 दिन के बाद पॉजिटिव करवाते हैं, दैट इज नेसेसरी। क्योंकि उसके बाद में अगर जरूरत पड़े तो आगे सिम्टम्स के मुताबिक हम क्या करना है, मेडिसिन में क्या बदलाव करना है, रेमडेसिविर की जरूरत है कि नहीं, टेम्परेचर कैसा रहता है, एचआरसीटी थोरेक्स में इन्वॉल्वमेंट कैसा है, उसके मुताबिक पूरी ट्रीटमेंट करते हैं। कई लोगों को 7 दिन में अच्छा होता है, लेकिन हम पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम फिर 10 दिन, कई लोगों को 14 दिन रखते हैं। तो वो पूरे डॉक्टर के साथ में रह के पूरी ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही पेशेंट्स घर के बाहर निकले, पूरा प्रिकॉशन के साथ, गाइडलाइन के साथ। ठीक। रेमडेसिविर से एक सवाल ये भी आता है कि बीच में जब रेमडेसिविर इंट्रोड्यूस हुआ था और दूसरी लहर में तो खास करके मैंने अध्ययन किया हुआ है कि जिसे कोरोना हुआ वो रेमडेसिविर के पीछे भागा है। हालांकि डॉक्टर भी कह रही है, सरकार भी कह रही है कि हर किसी को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं होती। कई तर्क आए कि सरकार मुहैया नहीं करा रही, तो ये तर्क दे रही है कि हर किसी को जरूरत नहीं होती। डॉक्टर भी सरकार की भाषा बोल रहे, कई डॉक्टर खुल के आए, आना के कई डॉक्टर सरकार के सामने खुल के आ गए कि हमें कब किस मरीज को रेमडेसिविर देना है या नहीं देना है, इसकी सलाह आप हमें न दे, मरीज का इलाज हम कर रहे, आप नहीं कर रहे। तो ये एक तर्क था, उसमें काफी विवाद चले, काफी डिबेट भी हुए। पर आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि रेमडेसिविर की हकीकत में किन किन मरीजों को जरूरत है और क्या हर कोरोना के मरीज को रेमडेसिविर लगाया जा सकता है? नहीं, रेमडेसिविर की जरूरत पहले क्या होता है, आपने सही बोला कि पहले पैनिक होके शुरुआत में जब किसी को टेम्परेचर या पॉजिटिव आता है तो पहले वो सोचने लगते हैं कि मुझे रेमडेसिविर की तुरंत किसी तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन रेमडेसिविर की जरूरत हर सब लोगों को नहीं होती है। ठीक। उसके लिए पूरे क्राइटेरिया होते हैं। हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम जैसे बोला कि एचआरसीटी थोरेक्स का स्कोर, उसको कफ, ऑक्सीजन सैचुरेशन और टेम्परेचर, वो सब देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि इनको रेमडेसिविर की जरूरत है या नहीं। तो इसके लिए कोई पैनिक होकर रेमडेसिविर की जरूरत तुरंत नहीं सोचनी चाहिए। और कैसे देना है और कब देना है वह सिर्फ डॉक्टर ही बता सकता है और किसी की एडवाइस हमें लेने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ठीक है। अभी आपने कहा था कि मैं 16-18 घंटे जो काम करता हूँ, कई पेशेंट आप कोविड के हैं जिसका इलाज फ़ोन के माध्यम से भी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारे मरीज़ आपकी सभी सूचनाओं का अक्सरस पालन करते होंगे, तभी जाके कई ठीक हुए। ठीक करने के जो रेट को मैंने अध्ययन किया है तो आपका काफ़ी अच्छा है कि आपकी निगरानी में जो मरीज़ ठीक हो रहा है वो औरों से अच्छा है।
खैर वो बात न करते हुए, लेकिन आप जो मरीज अभी फोन के ऊपर ट्रीट कर रहे हैं, जिसका इलाज कर रहे हैं, तो कई पेशेंट आपने देखे होंगे कि जो सामान्य होते हैं, 2 4 6 8 घंटों में ही उनकी स्थिति भयावह हो जाती है, उन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और बड़े भारे मन से कह रहा हूं कि कई पेशेंट का साथ आपसे छूट भी गया होगा। तो इन परिस्थितियों को मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सी परिस्थितियां होती है कि अचानक आपका जो मरीज होता है वो सामान्य से सीधा अति भयावह परिस्थिति में चला जाता है। ऐसे थोड़े किस्से आप बताइए, और उस वक्त जो मरीज होता है उसे या उसे परिजन को क्या करना चाहिए? ऐसा है कि यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं हाँ। वो फर्स्ट सेकंड डे थर्ड डे जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं, कभी कभी ये जो ट्रेंड है ना, वो कभी कभी इतना भयावह स्वरूप लेती है, लेकिन हर कुछ पेशेंट्स को ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत कम पेशेंट को देखा है, क्योंकि अगर वो कोमॉर्बिडिटी साथ में होती है, जैसे डायबिटीज है या कोई और कोमॉर्बिडिटी साथ में होती है, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये जो वायरस है, कभी कभी इस बार जैसे आपने बोला, तो मैं बोलता हूँ कि इस बार एब्डोमिनल पेन, कई लोगों को डायरिया, कई लोगों को अलग अलग सिम्टम्स आते हैं जो पहले कभी नहीं देखा था। तो ये होने से एजेड पेशेंट्स होते हैं, अगर कोमॉर्बिडिटीज होते हैं, उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है ऑक्सीजन सैचुरेशन, क्योंकि वीकनेस बढ़ जाती है, और वीकनेस बढ़ जाने से कभी कभी फेफड़े में उनकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, और उसकी वजह से उनको ज्यादा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम रहता है। वो बहुत कम होता है, लेकिन मेरे 1 2 पेशेंट्स है जिन लोगों को सडन, हम बात कर रहे थे दूसरे और पेशेंट के साथ, लेकिन उनके साथ में वो बैठे थे, तो उनको सडन डायरिया की वजह से वीकनेस हुई और ऑक्सीजन सैचुरेशन सडन फॉल हुआ। कभी कभी रेस्पिरेशन बहुत अच्छा होता है और अपने आप वायरस नॉर्मल रेस्पिरेशन से कभी कभी ऐसे अटैक कर देता है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं कि उसको अभी ही आप, क्योंकि जब 90, 89 या 86, 85 होना चालू होता है, तो 90 से नीचे होता है, तो हम बोलते हैं कि आप एडमिट होना के लिए आप कोई जगह पे एडमिट होना पड़ेगा, राइट। तो उन लोगों को हम बोलते हैं, लेकिन 1 2 पेशेंट्स ऐसे थे जो उन लोगों से बात करने से वो काफी हद तक उनका ऑक्सीजन वीकनेस की वजह से, डायरिया की वजह से गिर गया था, और मैंने बोला था कि तब उनको एडवाइस किया था कि सडन आप एडमिट हो जाओ जी। लेकिन बहुत कम होता है। मैं इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए बोलता हूं कि हमारे पास ऐसे भी पेशेंट है। मैं आपको एक पेशेंट का एक्सपीरियंस बता दूं सुखदेव भाई, कि मेरे यहाँ एक अभी पेशेंट जो अभी तैयार हो गया है, यानी कि बहुत नेगेटिव भी आ गए। 88 इयर्स एक दादा थे, मेल पेशेंट था, और उनका वाइफ थी 85 इयर्स। जो दादा थे 88 इयर्स वाले, वो पॉजिटिव थे, और जिसके साथ रेफरेंस से बात हो रही थी, फिर उनकी डॉटर जो देख नहीं पाती थी, उन्होंने मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात किया। उसके हस्बैंड हैंडीकैप है, लेकिन इतने मॉरल सपोर्ट के साथ, और इनके जो मेरा पेशेंट था 88 इयर्स वाले, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड वाले थे पहले दिन से, कि मुझे ऐसा लगता था कि सही में ये काम कर रहा है। अगर आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी और पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप जरूर रेडी हो जाते हैं। उसमें 50 से ज्यादा परसेंटेज लोग अपने होम क्वारंटाइन अच्छी ट्रीटमेंट से रेडी हो जाते हैं। जरूरत नहीं है कि आप दौड़ा दौड़ करें या टेंशन, चिंता, स्ट्रेस करें। और उसके लिए मैं बाद में आपको पूरा क्राइटेरिया बताऊं कि घर पे क्या ध्यान रखना चाहिए और कैसे आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। अच्छा, मैंने तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। जी जी जी, मैंने इस महामारी में देखा है कि सोशल मीडिया का कोई भी हैंडलर होगा, वो एक बार जरूर डॉक्टर बन गया है। एक एडवाइस देता ही रहता है कि आप ये खाइए, वो खाइए, कोरोना से आप बच जाएंगे। कई चीजें आती है। कभी कभी मैं देखता हूं कि कोई बोल रहा है कि आप नाक में नींबू के 2 बूंद डाल दीजिए, तीखी काली मिर्च डाल दीजिए, तज का पाउडर, तामपत्र का पाउडर होता है वो डाल दीजिए, तज भी डाल दीजिए, या आप दिवेल वगैरह का यूज कर सकते हैं, वैसेलिन लगा लीजिए, विक्स लगा लीजिए नाकों के ऊपर, तो वायरस अंदर नहीं जाएगा, वगैरह 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 चल रहा है। मैं ऐसा नहीं करता हूं, और मैं ऐसा मानता भी नहीं हूं कि सोशल मीडिया पे आने वाली हर चीज गलत है, पर यह बहुत अच्छी तरह से मानता हूं कि वो सोशल मीडिया पे आने वाली हर चीज सही नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर कोरोना को लेकर जो तरीके बताए जाते हैं, उसमें सच्चाई कितनी होती है?
सोशल मीडिया में बहुत से वीडियो हमने देखे हैं, वायरल हो चुके हैं। लेकिन उसमें क्या है कि पेशेंट्स कभी कभी हमें फोन करके या तो फिर व्हाट्सएप में लिखते हैं कि क्या ये यूज करना चाहिए, जी लेकिन उसका ऑथेंटिकली कोई प्रूफ नहीं है। कई बिल्कुल। लोगों को डालने से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो नहीं बोलती कि इट इज 100% क्योर्ड। लेकिन सोशल मीडिया का कोई भी चीज मानने से पहले मैं यही बोल रहा हूं कि आप डॉक्टर का सुनिए। अगर बिल्कुल। डॉक्टर हमारे साथ है और डॉक्टर पहले दिन से आपके साथ कांटेक्ट में रहता है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, तो आप 100% रेडी हो जाएंगे। कोई डरने की बात नहीं है, एक्सेप्ट कोमॉर्बिडिटीज या कॉम्प्लिकेशंस, ये हो सकता है, बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो मैं सोशल मीडिया में जितनी भी चीज है उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अच्छा पाठक साहब, मैं यही बोल जी जी, पाठक साहब थोड़ा आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को कोविड हुआ है, वो होम आइसोलेट है, वहां से उसे ठीक होना है, उसका ऑक्सीजन लेवल भी 96 के ऊपर है, तो उसे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए ताकि वो 99 पे चला जाए, 14 दिन का उसका आइसोलेशन जो पीरियड है वो भी कट जाए, उसे अस्पताल न जाना पड़े। इसके लिए क्या उसे एहतियात रखनी चाहिए, थोड़ा आपसे ये जानना चाहूंगा। सुजल भाई, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला, पेशेंट पहले अपने आइसोलेशन में चला जाए, जैसे फैमिली में और कोई मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम बोलते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर एंड डिजिटल थर्मोमीटर होना चाहिए, जिससे आप हर रोज दिन में 3 या 4 बार ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड डिजिटल थर्मोमीटर से टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकें। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, आपका रूम पूरा वेंटिलेशन वाला होना चाहिए, फुल्ली वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, जिससे सर्कुलेशन ऑक्सीजन से कुछ अच्छा सा मिल सके एटमॉस्फेयर में से। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, हम बोलते हैं कि आप प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स लो। लिक्विड्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, पानी से लेके साइट्रस, कोई भी नींबू का शरबत पी सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं। एनी फ्लूइड यू कैन टेक एटलीस्ट फॉर 3 to 4 liters, मिनिमम 3 liters फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए। हाइड्रेशन इज द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कोविड पेशेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, हम बोलते हैं कि आप स्टीम लो, दिन में 2 से 3 बार सिंपल वेपर की स्टीम लो। स्टीम इज द बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आप नोज से नेजोफेरिंग्स में लेके ओरल कैविटी तक जा सकते हैं। उसमें कंजेशन या तो सूजन उससे कम होती है और गला ड्राई नहीं होने देता। अगर गला ड्राई होता है तो सोर थ्रोट या इरिटेशन ज्यादा होता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज, मैं अपनी तरह से, देखो सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, लेकिन माय लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज दैट कि मैं बोलता हूं कि जस्ट गार्गल्स मत करना, एवॉइड गार्गल्स। फिर बोलता हूं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आप हेल्दी फ्रीक्वेंट मील लो। ठीक। हेल्दी फ्रीक्वेंट मील जितना अच्छा लेंगे उतना आप अच्छी तरह से अपनी बॉडी को रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएंगे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन, स्टीम इनहेलेशन एंड हेल्दी डाइट। सब कुछ खाना चाहिए हेल्दी, सब कुछ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स विच कंटेन्स विटामिन सी, साइट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं। ये सब अच्छी तरह से लेना चाहिए। और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर रोज हम उसके कांटेक्ट में रहते हैं और उनको पूरा ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। और सुबह 7-8 बजे का जो धूप आती है सीधी, वो लेने के लिए बोलते हैं, जिससे बॉडी में अपने स्किन पे विटामिन डी मिले। विटामिन D3 एंड सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बॉडी। तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है आपके लिए। कई कोरोना के पेशेंट ठीक हो जाते, फिर अलग अलग उनके बॉडी में नए नए सिम्टम्स आने लगते हैं, कुछ न कुछ चेंजेस उनके बॉडी में आते। क्या आपने कोई ऐसा अध्ययन किया है कि कोरोना से ठीक हुए मरीज को, सभी को नहीं, किसी किसी को ही सही, पर किस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं? जैसे किसी को वॉमिटिंग होती रहती है, आपने बताया डायरिया होता रहता है। ये कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की बात है, ठीक होने के बाद किस तरह के सिम्टम्स आते हैं? ज्यादातर हमने ऐसा देखा है कि एक बार कोरोना के पूरे लक्षण चले जाने के बाद कई लोगों को थोड़ी ड्राई कफ या खांसी कभी कभी थोड़ी रहते हैं। कई लोगों को अगर बीच में बढ़ती है तो आपने बोला वो HRCT थोरेक्स हम रिपीट करवाते हैं कि
यहीं बढ़ा या नहीं बढ़ा है। लेकिन एक बार कोरोना क्लियर होने के बाद हम वो पेशेंट्स को यूजुअली एंटी हिस्टामिनिक्स या कोई भी मेडिसिन देते रहते हैं और उनको बोलते हैं कि प्रिकॉशन 3 वीक्स तक आपको रखनी होगी, और कहीं भी बाहर निकलो तो आपको डबल मास्क के साथ ही निकलना होगा, और गैदरिंग या कोई और व्यक्ति के साथ ज्यादा न रहे तो अच्छा है। वो हम लोगों को प्रिकॉशन देते हैं। और आरटीपीसीआर कभी कभी 3 वीक से लेकर 3 मंथ तक पॉजिटिव आ सकता है। इट डजंट मीन कि आपको पॉजिटिव है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी पावर जैसे जैसे बढ़ती है तो हेल्दी खुराक खाने के लिए बोलते हैं, और बाहर जाने में प्रिकॉशन रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, वियर अ 2 मास्क, और हैंड सैनिटाइजेशन के लिए हम बोलते हैं। बाकी और कोई प्रॉब्लम हमने ज्यादा देखा नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ने के लिए कभी कभी वीकनेस होती है, लेकिन हम फिर से बोलते हैं कि हेल्दी फ्रीक्वेंट डाइट लेते रहो तो उससे बहुत फायदा है। चलिए पाठक साहब, आपने बहुत अच्छा समय दिया और हमारे दर्शकों को काफी अच्छा मार्गदर्शन दिया। उम्मीद करता हूं कि आपने जो मार्गदर्शन दिया है उससे हमारे दर्शकों को कुछ जानकारियां मिली होगी। आपके व्यस्त कार्यक्रम में चलते हुए भी हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर राकेश पाठक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सुजल भाई, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर राकेश पाठक। इन्होंने जो बताया उसे समझने की जरूरत है। कोरोना एक महामारी जरूर है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना आने से पहले आपको घबराता है, सबसे पहले कोरोना से घबराएंगे नहीं तो कोरोना तुरंत समझ जाएगा कि यहां अपनी दाल गलने वाली नहीं है। दूसरी बात, फिर भी अगर कोरोना हो गया तो डॉक्टर ने जो बताया उस तरह का आप आहार लीजिए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, तो ऑक्सीजन लेवल को चेक करा कीजिए, और नित्य रूप से अपने डॉक्टर के संपर्क में रहे। अपने बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं वो डॉक्टर को बताए, और उनकी सलाह हो तो अस्पताल में जरूर भर्ती हो जाए। और खास करके याद रखिए, जो कोरोना से ठीक हो जाते हैं या तो एक वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हुआ है वो ठीक हो जाते हैं, तो कई लोग गलतफहमी पालते हैं कि मुझे कोरोना नहीं होगा। याद रखिए, ठीक होने के बाद भी 3 हफ्ते तक आप घर से ही बाहर निकले तो 2 मास्क पहन के निकले। 3 लोगों से ज्यादा आप किसी को भी सार्वजनिक रूप से न मिले। अगर आप एहतियात बरतेंगे तो हम बरतेंगे, हम बरतेंगे तो वो बरतेगा, वो बरतेगा तो वो बरतेगा, और कोरोना हमेशा के लिए बाय बाय होगा। अगर कोरोना को हराना है तो मुझे और आपको हर रोज अपने आप से यह पूछना चाहिए, क्या मैं तो कोरोना नहीं फैला रहा? अगर इसका जवाब ना मिल रहा है तो यकीन मानिए हम इस महामारी को हराने में कामयाब होंगे। आज इतना ही, फिर ऐसे विषय के साथ आऊंगा। नमस्कार। आयुष